हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारे नोट्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टिंग के, उस पर हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। जो हमारे फर्स्ट 2 बैरियर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के वीडियो में हम उन्हीं बैरियर्स पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अपने जो कम्युनिकेशन को हम किस तरह से और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है लास्ट पार्ट नोट्स का। इसके बाद जो डिस्कशन होगा वो केस स्टडीज़ पे होगा और फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या है, जो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है इफ़ेक्टिव बैरियर्स की, वो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं या ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में कौन से हो सकते हैं? द फर्स्ट वन हियर इज़, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर वो बहुत रिजिड हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है, नॉट इजी टू फॉलो है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से जो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन को मैंने कैसे लिखा है, देखो मैं बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ पर कम्युनिकेशन को जो लिखा है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। कैसे लिखा है मैंने, देखो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। ओके, तो मैंने कम्युनिकेशन को कैसे लिखा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। देखो ये है ना, ये सारे तरीके होते हैं कि किस तरह से हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एलोब्रेट कर सकते हैं। लिखा मैंने कम्युनिकेशन ही है, लेकिन कैसे लिखा है कि हम कम्युनिकेशन में एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ का और ओपिनियंस का। तो यहाँ पर बेसिकली बोलते हैं कि अगर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, ठीक है, अगर हमारी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो ओपिनियंस, व्यूज़ एंड आइडियाज़ का एक्सचेंज है, वो कैसा हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इट विल नॉट अलाउ अ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इट विल नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो सके, और अगर ऐसा नहीं होता है तो दैट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी जो है, पॉलिसी मतलब एक ऐसा प्लान जिससे हम बहुत इजीली डिसीजंस बना सकते हैं। वी कैन मेक डिसीजंस। सो अब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही ऐसी है जिसके कारण क्या हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए, कन्वे होनी चाहिए, वो इजीली नहीं हो पाती है। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर होगा। कौन सा वाला, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बैरियर होगा। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी स्टेटस के बारे में। तो स्टेटस मतलब क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन पे है या किस रैंक, कौन सी रैंक वो होल्ड करता है। ठीक है, देखो स्टेटस का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी रैंक या कौन सी पोजीशन होल्ड करता है, उस बेसिस पे उसकी स्टेटस डिफाइन होती है या डिसाइड होती है। अब क्या होगा, वो सोचेगा, वो क्या सोचेगा कि यार मैं इस पोजीशन पर बैठा हुआ हूँ, क्या मेरे को कम्युनिकेशन करना चाहिए,
ठीक है, वो क्या सोचेगा, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मेरा ये स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या मेरे को कम्युनिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि इस वजह से, उसके स्टेटस की वजह से क्या हो, कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द रैंक या पोजीशन हेल्ड बाय एन एम्प्लॉय रिस्ट्रिक्ट्स हिज कम्युनिकेशन टू द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये तो अभी हम नोट्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे पहले वो सब रिवाइज हो जाए। ठीक है, फिर हो जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये अपन ने पढ़ा था कौन से चैप्टर में, ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो, अब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेमवर्क। क्या होता है, फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ये जो फ्रेमवर्क क्रिएट हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो हमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना है जिससे क्या हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए इफ़ेक्टिवली वो ना हो पाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ये एक कम्युनिकेशन बैरियर है जिसके कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाता। ठीक है, देखो, सच फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच बाउंड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें अलाउ नहीं करता कि आप फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, सो क्या होगा, कम्युनिकेशन में गैप होगा एंड बैरियर होगा। कौन सी कैटेगरी वाला, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कैटेगरी वाला। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं, देखो, कमेंट बॉक्सेस हो सकते हैं, सॉरी कंप्लेंट बॉक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, सजेशंस हो सकते हैं, मीटिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, डिस्कशंस हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। तो ये सारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ है। अब अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ है ये कंपनी इनएडिक्वेटली प्रोवाइड कराती है, या बोलो कि देयर इज़ लैक ऑफ दीज फैसिलिटीज़, तो अगर फैसिलिटीज़ ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। सो हमें ये इंश्योर करना है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना होता है कि ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं हमें प्रोवाइड करानी है, तभी एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। सो ये सारी हमने कैटेगरीज जो पढ़ी है ये है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की कैटेगरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवर कम्युनिकेशन बैरियर, वो है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स मतलब ऐसे बैरियर्स ड्यू टू द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हो सकता है कि उस वजह से कम्युनिकेशन बैरियर हो। अब वो कैसे, सबसे पहला आ जाता है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। पहला क्या है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन। क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। आई होप आपको पता ही होगा क्या होता है अथॉरिटी। व्हाट इज अथॉरिटी, पावर, इट इज़ अ पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, पावर टू टेक डिसीजंस लिख दूँ, चलो आप लोग को पता ही है। अब क्या होता है यहाँ पे पर्सनल बैरियर में, ये कैसे आएगा, देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको स्टेटस के बारे में जब बताया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको
जब स्टेटस के बारे में बताया था, वो जो पर्सन है वो सोचेगा कि उसको कम्युनिकेट करना है या नहीं करना है। किस वजह से सोचेगा? उसकी अथॉरिटी की वजह से सोचेगा, उसके स्टेटस के बारे में सोचेगा, तभी जाकर वो कम्युनिकेट करेगा। अब वो सोचेगा कि अगर मैं ये कम्युनिकेशन कर देता हूँ तो क्या इससे मेरी जो अथॉरिटी है, ये जो मेरा स्टेटस मेंटेन हुआ है, ये जो मेरी प्रेस्टीज है ना, ये कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे से छूट तो नहीं जाएगी अथॉरिटी, है ना। तो उसको एक डर लगा रहता है कि अरे यार, मैंने अगर ये कम्युनिकेशन करा, ठीक है, तो मेरी जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। तो ये जो उसका एक डर है ना, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? पर्सनल बैरियर्स की कैटेगरी में हो जाएगा। वो उसको अलाउ नहीं करेगा टू फ्रीली कम्युनिकेट। उसको ये डर लगा रहेगा, यार मैंने ये कम्युनिकेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेरी जो अथॉरिटी है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए या मेरी अथॉरिटी कहीं कम ना हो जाए, ठीक है। सो इस वजह से वो कम्युनिकेट करने में थोड़ा हिचकिचाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल बैरियर की कैटेगरी में ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ अ सुपीरियर ओवर हिज सबॉर्डिनेट। अब सुपीरियर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि भैया ये जो कम्युनिकेशन है या ये जो मैसेज है ये कन्वे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये एक पर्सनल बैरियर की कैटेगरी में आ जाता है, कम्युनिकेशन बैरियर। फिर आता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। इच्छा नहीं है कम्युनिकेशन की, ठीक है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट का मतलब इच्छा नहीं है कम्युनिकेशन की। अब अगर इच्छा ही नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। सो ये सब पर्सनल बैरियर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अब क्या होता है, इंसेंटिव क्या होते हैं? ऐसे बेनिफिट्स, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। हमने ये पढ़ा था कौन से चैप्टर में? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंस, इसी चैप्टर में पढ़ा था शायद, है ना। तो इंसेंटिव्स के बारे में हमने डायरेक्टिंग में पढ़ा हुआ है पिछले कुछ वीडियोस में, जिसमें हमने मोटिवेशन, राइट, मोटिवेशन में हमने पढ़ा हुआ है ये। सो यहाँ पर क्या बोलते हैं, व्हाट आर इंसेंटिव्स? देखो, इंसेंटिव्स आर द बेनिफिट्स। इंसेंटिव्स आर द बेनिफिट्स किस वे में हो सकते हैं ये? या तो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, मतलब फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। अब क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अच्छे इंसेंटिव्स नहीं देंगे, बेनिफिट्स नहीं देंगे, वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी। तो इस तरह से अगर हम इनके बेनिफिट्स या इनके इंसेंटिव्स नहीं देंगे या कम देंगे, कुछ भी करेंगे, है ना, इनके इंसेंटिव्स इन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि यार कम्युनिकेशन करने का मतलब क्या, हम क्यों पार्टिसिपेट करें ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो क्या होता है, ये पर्सनल बैरियर की कैटेगरी में आ जाता है। तो हमने अभी बात की पर्सनल बैरियर्स की भी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट आता है नोट से रिलेटेड तो सबसे पहले आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है जो मैंने डाले हैं वो देखिएगा। पहले जो लेक्चर वीडियोस थे जहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया है, पहले वो देखिएगा, फिर उसके बाद इन नोट्स पर आइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे थे वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस। अभी हमने शुरुआत में देखा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। उससे पहले हमने देखा कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। अब इस कम्युनिकेशन को हमें अच्छा भी तो करना है, इम्प्रूव भी तो करना है। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे तरीके जिससे हम हमारे कम्युनिकेशन को और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। हियर इज द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ये बोलता है कि जो भी आपका कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो, उससे पहले आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर आइडिया आया होगा, कुछ थॉट आया होगा। सो उस थॉट को आप अच्छी तरह से पहले खुद समझो कि आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। फिर जब आपके दिमाग में मतलब सेंडर के दिमाग में वो जो आइडिया अगर अच्छी तरह से क्लैरिफाई हो गया, अच्छी तरह से आपको समझ आया कि आपको क्या बोलना है, उसके बाद आप उस बात को रिसीवर तक पहुंचाओ, ठीक है। तो दिस मीन्स क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो।
नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन एज पर नीड्स। जितनी रिक्वायरमेंट है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ही आप कम्युनिकेशन करो, ठीक है। फिर आ जाता है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। ये अच्छी बात होती है कि अगर हम कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उससे पहले अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को दूसरों से कंसल्ट करो, दूसरों से डिस्कस करो। इससे क्या होता है, इससे हमें दूसरों के भी ओपिनियंस मिल जाते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दूसरा क्या सोच रहा है। फिर हम उसे अच्छी तरह से मोल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा कम्युनिकेशन फिर बन सकता है। तो इट इज़ गुड कि वी कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग एनीथिंग, ठीक है। फिर आ जाता है बीवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। देखो किस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, ठीक है, किस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो। एक मिनट, इसको साफ कर दूं, लेट मी क्लियर दिस। हाँ, तो किस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, आपका टोन क्या है, हमेशा पोलाइट टोन होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आपका जो मैसेज है कम्युनिकेशन का, वो कैसा आपने क्रिएट किया है। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जब आप कम्युनिकेशन करते हो। फिर आ जाता है कन्वे द थिंग्स ऑफ वैल्यू एंड हेल्प। ऐसी चीज़ें कम्युनिकेट करो जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल हो और दूसरों को हेल्प करे, है ना। फिर आ जाता है इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। देखो आपने तो सारी चीज़ें बता दी, यू आर द सेंडर, ठीक है, आपने सारी चीज़ें रिसीवर को बता दी। अब रिसीवर को ये बात समझ आई है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, जब आप उससे फीडबैक लोगे। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, उसके बाद वो आपसे पूछता है ना कि प्लीज़ गिव अस रेटिंग। तो ये जो रेटिंग होती है ना, ये क्या होता है, ये जो रेटिंग होती है ये उसका फीडबैक होता है। ये जो आप रेटिंग देते हो ना, 3 स्टार, ठीक है, 4 स्टार, 5 स्टार, तो ये सब जो रेटिंग्स होती है ना, इससे उसको पता चलता है कि कितना अच्छा था अपना काम। तो उसको उसका फीडबैक हो जाता है वो रेस्टोरेंट के लिए। तो मतलब जो सेंडर ने बात कही है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि वो रिसीवर तक ढंग से पहुँचे। तो वी शुड इंश्योर प्रॉपर फीडबैक, ठीक है दोस्तों। फिर कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन पे तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको फ्यूचर फार साइटेडनेस रखना बहुत ज़रूरी है कि भैया ये प्रेजेंट सिचुएशन है, इस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या कंडीशंस है, आपको फ्यूचर ट्रेंड्स के हिसाब से भी कम्युनिकेशन करना है, फ्यूचर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से भी कम्युनिकेशन करना है, तभी एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। फिर फॉलो अप कम्युनिकेशन, रेगुलरली फॉलो अप करना है कि हाँ भैया मैंने इतना कम्युनिकेशन बोला था, मैंने इतने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, फिर उसका आपने कितना कर लिया, क्या था आपका परफॉर्मेंस। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना पड़ता है कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि बी अ गुड लिसनर। मतलब कि अपने खुद बोलने से पहले क्या करना चाहिए, दूसरों का सुनना चाहिए। तो एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की सुनो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हमने ये बात करी है कि किस तरह से हम हमारे कम्युनिकेशन को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे जो डायरेक्टिंग का चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द केस स्टडीज़ एंड वी विल बी स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर सून। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।